आज हम लोग उपस्थित हैं इकोलॉजी के दूसरे लेक्चर को समझने के लिए। तो याद होगा आप लोगों को, पिछले दिन हमने आपसे बात किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पर, और उसमें हमने कोई खास बात नहीं की थी, केवल आपसे हमने इंट्रोड्यूस किया था कि इकोलॉजी क्या है और यह बात बताया था कि इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है, और उसी संदर्भ में एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन और एनुअल मीन टेम्परेचर जो ग्लोब पर वेरी करता है उससे बायोम को कोरिलेट किया था और बायोम के बारे में चर्चा किया था। जबकि हमें बताना ये था कि किस प्रकार सीजनल वेरिएशन ग्लोब पर आते हैं और किस प्रकार क्लाइमेटिक चेंज होता है, जिसके वजह से आपके बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोम हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोटिक फैक्टर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट लेना होगा एबायोटिक फैक्टर का। तो आज का अपना टॉपिक होगा एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर कहता है कि occurrence and distribution of plant and animal are determined by। पिछले दिन भी हम लोग यही पढ़ रहे थे कि एनिमल और प्लांट का ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बायोम। तो आज की बात हम लोग जो कर रहे हैं कि आज जो हम लोग देख रहे हैं कि occurrence and distribution of the plant and animal are determined by climatic and topographical factor। यानी मेजर एबायोटिक फैक्टर को हमने दो भाग में बांट लिया। एक को कह रहा हूं मैं क्लाइमेटिक फैक्टर और दूसरे को कह रहा हूं टोपोग्राफिकल फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आता है लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर। तो अब पूरे ग्लोब पर कहां पर कितना अमाउंट में लाइट है, कितना वाटर और कितना टेम्परेचर है, और किस प्रकार के वहां पर जीव एडॉप्ट कर रहे हैं, क्या रिस्पांस ले रहे हैं, इसी बात को जानने के लिए हम लोग मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है टोपोग्राफिकल फैक्टर। यह टोपोग्राफिकल फैक्टर आपके नजर में सॉइल है, लेकिन क्यों मैंने ये नाम लिया ये देखें, फिजियोजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ एलिवेशन, स्लोप एंड ओरिएंटेशन। यानी सॉइल तो आप कह लेते हैं, लेकिन आप सोचे कि पहाड़ का स्लोप है, वहां क्या सॉइल है, वहां रॉक है, सबस्ट्रेटम कहते हैं उसके लिए नया शब्द। एक्वेटिक हैबिटाट है, वहां पर क्या सॉइल है, वहां सबस्ट्रेटम है। और इस तरह की संरचनाओं को, एबायोटिक फैक्टर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं कहां, तो टोपोग्राफिकल फैक्टर के अंतर्गत। अब यह एबायोटिक फैक्टर पर जो बात हम लोग कर रहे हैं, उस बात को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लें, पिछले दिन की बात को याद कर लें कि हम लोगों ने पिछले दिन बायोम का कंसेप्ट लिया था, और उस बायोम के कंसेप्ट में हमने दो बातें ली थी। एक बात था क्या, एनुअल मीन टेम्परेचर, और दूसरा बात क्या था, एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन। तो एनुअल मीन टेम्परेचर और एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन, ये दोनों बातें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये बायोम का जो बनावट है, बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यह टोटली डिपेंड करता है किस पर, मीन एनुअल टेम्परेचर MAT और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन MAP। और ये दोनों क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। टेम्परेचर मेजर एबायोटिक फैक्टर है, और उसके बाद वाटर भी एबायोटिक फैक्टर है। अब आप पूछेंगे लाइट के बारे में नहीं हम बोल रहे हैं, तो टेम्परेचर जो एलिवेट करता है या डिक्रीज करता है,
उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? लाइट है। इस तरह हमारी बातें जो आज की होगी वो लाइट वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस वाटर की होगी। आइए, तो आप जानते हैं कि ये बायोम कितने तरह के, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। देख रहे, अब इनका टेम्परेचर इस ग्राफ से आपको MAT और MAP एग्जैक्ट डिफाइन करने में मुश्किल होता है और प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसलिए हमने इसको अलग से एक चार्ट बना करके आपके सामने रखा है कि डेजर्ट के लिए MAT मतलब मीन एनुअल टेम्परेचर क्या है? 5 to 20 डिग्री। एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन क्या है? 10 to 50 cm। उसी तरह ग्रासलैंड के लिए क्या है? 0 to 25 cm। और MAP क्या है? 25 to 100 cm। तो ये डाटा आपको याद रखना चाहिए मेरे, क्योंकि जब भी आप सवाल बनाएंगे तो इस डाटा की जरूरत आपको पड़ेगी। बाकी बातें तो आप सब समझ रहे हैं। तो ये हमने आपको एक रिफ्रेश करने के लिए कि हम लोग कहां थे, तो हम लोग आज भी इसी से बात करेंगे। अब मेजर एबायोटिक फैक्टर क्या है? तो सबसे पहला क्या है? तो टेम्परेचर। आइए बात करते हैं टेम्परेचर। मेजर एबायोटिक फैक्टर में ये टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में, टेम्परेचर जो हमने लिया है, ये जो आप लिखावट देख रहे हैं, ये मैंने कहीं से नहीं लाया है, ये आपके NCERT का मूल टेक्स्ट है। और मैं कल भी बोला था कि NCERT में जो इकोलॉजी लिखा हुआ है काफी कंडेंस लिखा हुआ है। अगर इसको आप एक बार समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ते रहे, क्योंकि दुनिया की जितनी भी किताबें लिखी हैं वो दूसरे भाव में लिखी गई है, दूसरे एस्पेक्ट में लिखी गई है, और ये पूरी तरह से मॉडर्न एस्पेक्ट में लिखा गया है। तो अब आइए चलते हैं टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली। बातें आ गई, इसलिए मैंने पीछे की बात MAP और MAT की बात की थी। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन टॉप, कि ये अलग अलग जगहों पर वेरी करता है। इट रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड टू लेस देन 50 डिग्री इन ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो जीरो यानी माइनस से लेकर 50 डिग्री के बीच में ये वेरी करता है। क्यों वेरी करता है, यह बात भी आप जानते होंगे, या तो मैं बता रहा हूं। सीजनल वेरिएशन, आपने छोटे कक्षाओं में, नीचे की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि सीजनल वेरिएशन क्यों होता है। तो सीजनल वेरिएशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सीजनल वेरिएशन होने का कारण है पृथ्वी की गति, कि पृथ्वी की गति की वजह से, तो पृथ्वी की गति कितने तरह की होती है ये आप जानते हैं, जिसके वजह से सीजनल वेरिएशन होता है। क्योंकि सन ही वो सोर्स है जो एनर्जी देता है, जिससे टेम्परेचर वेरी करता है, लाइट देता है। ये सारी बातें आप जान रहे हैं और मैं यहां नहीं चाह रहा हूं कि विस्तार से करूंगा। कहता है कि देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटाट सच एज द थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड टू 100 डिग्री। कहता है कि कुछ वैसे भी जगह हैं जहां सन एनर्जी का सोर्स नहीं है, सन के द्वारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां की टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाता है, थर्मल वेंट में या फिर हॉट वाटर स्प्रिंग में। तो अब ये टेम्परेचर जिस तरह का है, जैसा है किसी भी एरिया में, उसी के अनुसार वहां फ्लोरा और फना रहेंगे, क्योंकि जैसा सनलाइट होगा वैसा ही टेम्परेचर होगा और वैसा ही वहां की वाटर अवेलेबिलिटी होगी। तो इस तरह से यह बात माना गया, या आप भी मानेंगे, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां रिजाइड करता है, जहां रहता है, तो वहां के एबायोटिक फैक्टर में फ्लॉरिश करने के लिए अपने आप को अनुकूलित करता है, एडॉप्ट करता है।
As for example, it is a general knowledge that mango tree do not and cannot grow in temperate country like कनाडा एंड जर्मनी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कनाडा और जर्मनी में जो पौधे होते हैं वो भी आपके यहां नहीं ग्रो करेंगे। यानी खुद सुना है कि आपका आम जो है सो कनाडा और जर्मनी में नहीं ग्रो करेगा, कनाडा और जर्मनी में जो होता है वो भी नहीं। जैसे कैलिफोर्निया बादाम आपके यहां नहीं ग्रो कर सकता। स्नो लियोपार्ड are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caused beyond tropical region। तो यह बातें मैं यहां समझा रहा हूं या आपकी एनसीईआरटी आपको समझा रही है कि टेम्परेचर जो मेजर इकोलॉजिकल फैक्टर है वो किस प्रकार जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन में रोल करता है। अब सीजनल वेरिएशन किस प्रकार होता है, यह बात आपको समझाने के लिए हमने इस जीआईएफ का सहारा लिया है कि यह जीआईएफ आपको बता रहा है कि कैसे सीजनल वेरिएशन होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों तरह की गति हमने यहां आपको दिखाई है, पृथ्वी की दैनिक गति की भी। तो यह क्या करेगा, फोटो पीरियड को इफेक्ट करेगा, इसके भी चलते टेम्परेचर अप डाउन होगा, रात का टेम्परेचर कम होगा, दिन का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके चलते भी टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए समर हो जा रहा है, ऑटमन हो जा रहा है, विंटर हो जा रहा है, स्प्रिंग हो जा रहा है, कब, जब ये पृथ्वी की। तो यह बातें आप पहले से भी जानते थे और आज भी हमने याद दिलाया कि ये टेम्परेचर वेरी ग्लोब पर करता है, पोल से लेकर के टॉप ऑफ माउंटेन तक। तो उसका कारण क्या है। अब हम लोग आते हैं कि टुन्ना फिश रेयरली cause in tropical latitude in ocean, you can readily appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme through it the basal metabolism। अब बात मॉलिक्यूलर लेवल पर चल रही है। पहले भी हमने आपसे बात किया था कि इकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन याद होगा पिछले दिन कि अगर बुलबुल गा रही है तो हाउ एंड व्हाई आपके दिमाग में आएगा, और दोनों का रेलेवेंट आंसर दिया था। उसी तरह आज की बात है कि ये स्नो लियोपार्ड या मैंगो या टुना फिश नहीं वहां पाए जाते हैं, पर्टिकुलर जगह में पाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन क्या है, तो कहता है कि टेम्परेचर एक ऐसा रीजन है कि उसके वजह से वे लोग उस जगह पर नहीं पाए जा सकते हैं जहां उनकी अपनी हैबिटेट नहीं है। यह टेम्परेचर मॉलिक्यूलर लेवल पर करता क्या है, तो यह अफेक्ट करता है एंजाइम के काइनेटिक्स को। क्या करता है, एंजाइम के काइनेटिक्स। एंजाइम ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, अगर जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में और बेसल मेटाबॉलिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो रिसेंटली हमने बायोमॉलिक्यूल का वीडियो अपलोड किया है 11th के बच्चों के लिए, तो आप देख सकते हैं उसमें कि क्या है एंजाइम काइनेटिक्स और क्या है बेसल मेटाबॉलिज्म। यहां भी मैं बीएमआर आपको समझाऊंगा। तो कहता है कि थ्रू इट द बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, each and every physiological function depend upon the enzyme kinetics and the protein behavior. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. They are called eurythermal. But a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature. Such organism called the stenothermal. अब यह बात आ गई यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। The level of thermal tolerance of different species determined to the large extent of their geographical distribution। यह थर्मल टॉलरेंस भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर आ गया किसकी बात, एमएटी मीन एनुअल टेम्परेचर की।
कैन यू थिंक ए फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल एंड प्लांट्स? तो चलिए थिंक करते हैं हम लोग। अब पहली बात हम आपको समझा रहे हैं डिग्री ऑफ टॉलरेंस। स्टेनो का मतलब होता है नैरो और यूरी का मतलब होता है वाइड। अब ये टर्म कहीं भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द टर्म ऑफ रेगुलेशन। थर्मल, स्टेनोथर्मल, यूरी थर्मल, टेम्परेचर रेंज के संबंध में। स्टेनोहाइड्रिक, यूरी हाइड्रिक, वाटर रेंज के संबंध में। स्टेनोहेलाइन, यूरी हेलाइन, सैलिनिटी के रेंज में। स्टेनोफैगिक, यूरीफैगिक, फूड रेंज में। स्टेनोसियस, यूरोसियस, हैबिटाट रेंज में। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, हम यूज भी करेंगे आगे, इसलिए मैंने पहले बताया। अब ये टॉलरेंस रेंज, ये बात तो बहुत बड़ी है। अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो एक लेक्चर में इसी का लूं, लेकिन नहीं, मैं यहां थोड़ी सी बात करके अपने आगे बढ़ूंगा। अब एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच हमने ग्राफ खींचा है, ये मिनिमम। तो स्टेनोथर्मल कौन है कि देखिए, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ये अवेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नैरो रेंज, इनका मिनिमम और मैक्सिमम यहां भी देखिए। लेकिन यही यूरी थर्मल जो है, ये देखिए, इनका रेंज ऑफ टेम्परेचर देखिए, देखा? तो आप लोगों ने अब समझ लिया होगा कि यूरी थर्मल क्या है और स्टेनोथर्मल क्या है और टॉलरेंस क्या है। आइए, eurythermal organism are organism that can survive in a wide range of temperature. This organism include most mammal like goat, man, cow, sheep and monkey. अब तो क्लियर हुआ? बिल्कुल। Stenothermal organism on the other hand are ones which can only survive in limited temperature range. This organism can be divided into two main categories. Thermophilic, शब्द लगा philic, temperature lover, who love with temperature. And the second one is the cryophilic. Cryo माने cold, माने low temperature lover and the high temperature lover. स्टेनोथर्मल है वो, ब्रॉड रेंज में नहीं, नैरो रेंज में ही वो सर्वाइव करेंगे, लेकिन उसमें भी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। देखिए कैसे, ऑर्गेनिज्म दैट कैन थ्राइव इन हाई टेम्परेचर, ओनली एग्जाम्पल इंक्लूड कोरल रीफ एंड सम रेप्टाइल। क्रायोफिलिक, these are स्टेनोथर्मल दैट कैन ओनली सर्वाइव इन लो टेम्परेचर रीजन. Their example include most of the Arctic animal and such as the Arctic crustacean, salmon and seal. अब तो क्लियर है? हाँ, धीरे धीरे आवाज उठ रही है कि सर इकोलॉजी का आप हम लोगों को पीडीएफ भी दीजिए। मैं दूंगा, पहले इतनी बात, लेक्चर की बात तो समझ में आ जाए, समझ लें पीडीएफ के लिए क्या करना है। वैसे भी मैं नोट में बहुत विश्वास नहीं रखता हूं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में, लेकिन आपका डिमांड है तो पीडीएफ मिलेगा, क्यों परेशान हो रहे? आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरी बात इसी के संबंध में कह रहा हूं कि जनरल थर्मल क्लासिफिकेशन, क्योंकि बच्चे यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल को जोड़ लेते हैं किससे? पोइकिलोथर्मल, होमियोथर्मल से, और कंफ्यूज करने लगते हैं। तो पोइकिलोथर्मल, होमियोथर्मल से ये अलग है, इस बात को हम क्लियर करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपका टिल कर रहे हैं। जनरल थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन वेदर दे थर्मो कन्फॉर्म और थर्मो रेगुलेट एंड आर इक्टोथर्म और इंडोथर्म। फिर टॉलरेंस की बात, थर्मो रेगुलेटर, मैं इसे आगे भी बात करने वाला हूं, अगले वीडियो में भी बात करूंगा, अगले लेक्चर में, रिस्पॉन्स में, लेकिन यहां मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। तो इक्टोथर्मस और इंडोथर्म। इक्टोथर्म कौन है? जिनका अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता,
वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बॉडी टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को कंफॉर्म करते हैं, तो वो हो गए एक्टोथर्म। इंडोथर्म जिनकी बॉडी की टेम्परेचर कांस्टेंट होती है और ये एम्बिएंट मीडियम, बाहरी मीडियम के ऊपर आधारित नहीं होते हैं। तो दो बातें हो गई। तो इक्टोथर्म और इंडोथर्म। अब देखिए इक्टोथर्म कौन है? मेनी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, मोस्ट टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट, मोस्ट फिश, मोस्ट एम्फीबियन एंड सब रेप्टाइल्स, सम एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, some terrestrial invertebrate, some fish, few amphibian, many reptiles। ये सारे लोग क्या हैं? इक्टोथर्म है। ये एम्बिएंट मीडियम पर चलेंगे। यही कारण है कि फ्रॉग हाइबरनेशन करता है। इंडोथर्म कौन है? सम लार्ज एंड एक्टिव फिश लाइक टुन्ना। अभी आपने देखा क्यों इसको मैं यहां लाया हूं, समझ गए होंगे। शार्क, ये टुन्ना और शार्क फिश, जनरली फिश इक्टोथर्म है, लेकिन ये दो फिश क्या है? इंडोथर्म है। मेनी इंसेक्ट्स, सम ब्रूडिंग फीमेल पाइथन, बर्ड्स एंड मैमल, स्पेशली मैमल। आप केवल जानते हैं कि बर्ड्स एंड मैमल, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पेशल इसमें जोड़ लेंगे आप। क्या क्या है उसमें? तो सम लार्ज एक्टिव फिश, टुन्ना एंड शार्क, मेनी इंसेक्ट, सम ब्रूडिंग फीमेल पाइथन। अब थर्मोकन्फॉर्मर और थर्मोरेगुलेटर। तो थर्मोरेगुलेटर जिनकी बॉडी कांस्टेंट, तो आप देख रहे हैं कि इक्टोथर्म में कुछ क्या है? थर्मोरेगुलेटर हैं। तो वो इक्टोथर्म जो थर्मोरेगुलेटर होंगे वो क्या होंगे? पार्शियल होंगे, कंप्लीट तो नहीं है। इशारा मेरा आगे की ओर है, पार्शियल रेगुलेटर की ओर। तो आप इस तरह से यह समझ गए कि थर्मोकन्फॉर्मर और थर्मोरेगुलेटर अगर नहीं भी समझे हो तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्टोथर्म और इंडोथर्म ये समझ गए होंगे। तो इंडोथर्म को क्या आप लोग कहते हैं? होम्योथर्मल, और इक्टोथर्म को कहते हैं पोइकिलोथर्मल। ये बात हमको समझानी थी और आप लोगों ने देखा। टेम्परेचर, मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर प्रिसिबली। एक्सट्रीम टेम्परेचर आर लिथल। 0 डिग्री से नीचे फ्रीजिंग कंडीशन पर भी क्या होगा? ये लिथल हो जाएगा। क्यों लिथल होगा? फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं, एंजाइम काम करना बंद कर देगा, क्योंकि थर्मोलेबाइल होता है। एंड 45 डिग्री से ज्यादा डीनेचरिंग प्रोटीन, तो प्रोटीन का डीनेचर होगा यानी एंजाइम काम करना खत्म कर देगा। कहता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस आर आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। यही तो मैं समझा रहा हूं उस समय से कि वास्तव में टेम्परेचर क्या करता है, कैसे सर्वाइवल देता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सम स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन आर रिलेटेड टू देयर एबिलिटी टू सर्वाइव द लोकल क्लाइमेट। तो टेम्परेचर किस प्रकार ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करता है और क्या उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, आपने देखा। अब आते हैं हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कि ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर रहा है। क्योंकि बेसल जब भी प्रोटीन या एंजाइम काइनेटिक्स काम करेगा तो बीएमआर, जीवों को कहीं भी रहने के लिए सबसे फिजियोलॉजिकल रिस्पांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? बीएमआर। और आप लोग भी बहुत बार पढ़े होंगे बीएमआर, तो मैं यहां थोड़ा सा बीएमआर बताता हूं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, amount of energy required by the body to carry on its vital body process at rest। कब? at rest, not walking। इसीलिए इस जानवर को मैंने रेस्ट में जुगाली करते हुए दिखाया है कि देखिए इसकी बीएमआर, इस जिस कंडीशन में है इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या चलेगा? बॉडी प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ग्लैंडुलर एक्टिविटी माने हार्मोनल एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
देख रहे हैं टेम्परेचर को? अभी तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि हाउ एंड व्हाई टेम्परेचर अफेक्ट fauna and flora on the globe, and why particular organism restricted in a particular area and particular climate and construct the biome. Now the next line of NCERT. In recent year, there has been growing concern about gradually increasing average global temperature. लेकिन अगर टेम्परेचर इतना महत्वपूर्ण है तो एक आज प्रॉब्लम आ रही है क्या कि टेम्परेचर ग्लोब का डे बाई डे बढ़ रहा है। तो क्या आप एज्यूम करते हैं या एज्यूम करें कि ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है वो क्या करेगा? कहता है कि यह बात तो हम लोग को चैप्टर 16 में पढ़ना है एनवायरमेंटल इशू में। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू would you expect the distribution range of some species to be affected? Sure, certainly. इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मैंने एक कार्टून दिखाया है कि क्या प्रभाव पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग से देखिए किस तरह झुलस गया है। तो इधर मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर ये है और प्रेजेंट ये है और इसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। ये हमने एक जीआईएफ लिया है जिसमें आप ध्यान से इसको देखेंगे कि टेम्परेचर का संबंध सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से है। तो इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर दोनों एक साथ आज से मिलियन एंड बिलियन ईयर एगो से बढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए ये दोनों का ग्राफ रेड लाइन से क्या दिखाया जा रहा है, टेम्परेचर, और ब्लू लाइन से कार्बन डाइऑक्साइड, कि ये किस तरह साथ साथ चल रहे हैं। देखते जाइए साथ साथ ये चल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में 390 पर पार्ट मिलियन टुडे CO2 कंसंट्रेशन हो गया है और भविष्य में 500 मिलियन हो जाएगा अगर टेम्परेचर इसी तरह इंक्रीज करती रही। तो आप जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, या अगर नहीं जानते हैं तो सोचिए, थिंक करिए और हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन क्या करता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोब की टेम्परेचर अगर जो बढ़ते जा रही है वो हमारे लिए खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को बढ़ा रहा है। आइए, टेम्परेचर बहुत बात हम लोगों ने किया, अब थोड़ी बात करते हैं नेक्स्ट टू टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड वाटर एज ए एबायोटिक फैक्टर्स। क्योंकि जल ही जीवन है, या तो जल में जीवन है या जीवन में जल है। बात तुम्हारी नहीं समझ में भाई, आप लोग लिखा हुआ लिखते हैं कि जल ही जीवन है। यह मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जल रखता है या ऑर्गेनिज्म जल में रहता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जल में रहते हैं तो उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो जल से बाहर आ गए इवोल्यूशन के दौरान, उन्होंने क्या किया? वाटर अपने अंदर रख लिया। इसलिए जीवों में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनमें हमेशा फाइटिंग होती है वाटर के लिए। तो जिस प्रकार टेम्परेचर ग्लोब के डिफरेंट जोन को अफेक्ट कर रहा है, क्या वाटर नहीं करेगा? करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं। द नेक्स्ट टू द टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर influencing the life of organism. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. Is availability to be limited in nature that only a special adaptation make it possible to live here. जो बातें लिखा है उसको हमने गप में ही समझा दिया कि life might have been originated in aquatic habitat and then migrated toward the terrestrial habitat. That's why when the life migrated on terrestrial habitat, at the first, life start a struggle for water, and several kind of the mechanism adopted by the terrestrial life for this water. Some are digging the soil, some are absorb water. Even
such fighting and struggle toward the water at the very extreme in the desert area. Are you understand? The productivity and distribution of the plant is also heavily depend on water. आप जानते हैं, you might think that organism living in ocean, lake and river should not face any water related problem. क्या ऐसा आप सोचते हैं? नहीं. आपको हम अगर नदी के पानी में डाल दें, गंगा नदी में आपको 4 घंटा के लिए छोड़ देंगे, इसमें तैरिए, आपको प्यास लगेगी? तो क्या गंगा नदी का पानी पी लेंगे? नहीं. ऐसा ही है, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम वो नहीं फेस करते वाटर में रहने के बाद. अब वो क्या प्रॉब्लम है? बट इट इज नॉट ट्रू. फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच ऑफ वाटर become important. The salt concentration measured as salinity in the part per thousand is less than 5% in Iceland water, 30 to 35% in sea. तो क्या सी वाले ऑर्गेनिज्म आइसलैंड में रहेंगे? नहीं. And less than 100% in some hypersaline lake. हाइपरसेलाइन, बहुत ज्यादा नमकीन. सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ सेलाइनिटीज. फिर शब्द आएगा वही, यूरिहेलाइन आप जान चुके हैं, ब्रॉड रेंज, बट अदर आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज स्टेनोहेलाइन. इसीलिए वहां मैंने शब्द को समझा लिया है. मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा. आप लोगों ने सवाल बहुत बार बनाया होगा कि अमीबा को अगर क्या करेंगे, फ्रेश वाटर के अमीबा को सी में रख देंगे या सी के अमीबा को फ्रेश वाटर में रख देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानते ही आप. तो कहता वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस. तो ऑस्मोलरिटी, तो वहां थर्मो रेगुलेशन हो रहा था. पीछे में आपने थर्मो रेगुलेशन जाना था, अगर वाटर के संबंध में जानना होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन. और ऑस्मो रेगुलेशन भी करने वाले जीव भी दो तरह के होंगे, ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर. वाटर की बात चली है तो वाटर बॉडी को किस प्रकार लाइट और टेम्परेचर अफेक्ट करेगा और किस तरह उसकी जोनेशन होगी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं. देखिए ये वाटर बॉडी है. इस वाटर बॉडी में ये किनारे वाले जोन को कहते हैं लिटरल जोन और इसको कहते हैं लैमिनेटिक जोन. ये जस्ट टर्मिनोलॉजी आपको बताने के लिए मैंने यहां पर ये यूज कर रहा हूं कि आगे भविष्य में हमको कोई दिक्कत नहीं हो. अब लाइट के आधार पर ये जोन क्या है, ऊपर के जोन को कह रहे हैं फोटिक जोन, जहां तक लाइट आ रहा है. जहां से लाइट नहीं आ रहा है ए फोटिक जोन. अब देखिए दोनों जगह अलग अलग तरह के. अब ए फोटिक जोन में अब प्लांट रहेगा, इसकी तुलना आप नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते. टेम्परेचर इपीलैम्नियन जोन, थर्मोक्लाइन जोन, हाइपोलैम्नियन जोन. तो टेम्परेचर के आधार पर वाटर बॉडी को कितने जोन में बांट लिया? 3 जोन में. लाइट के आधार पर कितने जोन में बांट लिया? और ओपन 2 जोन में. छोटी सी बात है, लेकिन ये सब टर्म आपको परेशान नहीं करे इसलिए हमने यहां पर बात किया है. ये तो कहीं भी फ्रेश वाटर वगैरह में बताया. अब थोड़ा सा मेराइन वाटर, ओशन के बारे में बात करते हैं. ये किनारा है इंटरटाइडल जोन, इसके जस्ट बगल में नेरेटिक जोन और तब है ये ओशनिक जोन. नेरेटिक जोन क्या है? देखिए कम पानी है. अब ये नेरेटिक जोन जो है, इस जोन को आप कहते हैं लिटरल. ये यहां के लिए क्या है? लिटरल. अभी आपने लिटरल समझा था, तो यहां लिटरल जोन का नाम हुआ नेरेटिक जोन. और ये देखिए सेल्फ दराज की तरह बना हुआ है, इसलिए इसका नाम होता है क्या? कंटिनेंटल सेल्फ. और इसका ये स्लोप बन रहा है, इसका नाम होता है कंटिनेंटल स्लोप और इसका नाम होता है कंटिनेंटल ट्रेंच. तो किसी भी ओशन में ये 3 तरह की बातें होंगी. अब नेरेटिक जोन के बाद ये ओशनिक जोन. तो जिसे लिटरल जोन आपने सिंपल कहा था, यहां पर आकर के वो नेरेटिक हो गया और जहां तक ज्वार भाटा जाए वो क्या है? इंटरटाइडल जोन. और ओशनिक ओपन फ्लोर कहते हैं इसके. अब इसके ऊपर 200 मीटर तक के जोन का नाम है यूफोटिक जोन, 1000 मीटर तक डिस्फोटिक जोन
और 1000 से नीचे 4000 तक, एफोटिक जोन 6000 तक। और ये क्या है, यहां कभी प्रकाश नहीं जाता। यहीं पर एनर्जी यहां के जीवों को कहां से मिलता है, जियोथर्मल एनर्जी, सनलाइट नहीं, सनलाइट के द्वारा यहां एनर्जी नहीं मिलती। अब थोड़ी सी बात और, ये डिप्सी, तो यहां पर एक बात जाने कि ऊपर जो जीव यूफोटिक जीवन में रहते हैं उसको कहते हैं ईपी पेलाजिक, कई बार आप लोग पूछते हैं। उससे नीचे जो पाए जाते हैं डिस्फोटिक जोन में मेसोपेलाजिक, लेकिन उसके नीचे एफोटिक जोन में उसको हम लोग कहते हैं बेंथोज या बेंथल एनिमल, तो बेंथोपेलाजिक। और उसके नीचे ये जानवर जो एकदम तलहटी में रहे, ए बेसल जोन कहते हैं, और यहां पाए जाने वाले कहते हैं ए बेसोपेलाजिक। क्या कहते हैं, ए बेसोपेलाजिक। देखिए ए बेसल प्लेन है नीचे वाला, और इसके नीचे ये डीप सी ट्रेंच था, और ये कंटिनेंटल राइज, यहां से ऊपर की ओर आपका ओशन खड़ा हो रहा है, और कंटिनेंटल स्लोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस जोन में देखिए ऑर्गेनिज्म किस प्रकार डिवाइड है। तो यहां केवल वाटर ही नहीं फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, वाटर के साथ टेम्परेचर और लाइट भी इफेक्ट कर रहा है। तो आपने देखा कि अब यहां पर इसकी बंटवारा, ये इंटरटाइडल जोन है, ये कंटिनेंटल सेल्फ है, जो कि आप समझ चुके हैं। अब फोटिक जोन में, जो फोटिक जोन आप जिसे कह रहे हैं, उस फोटिक जोन में क्या देख रहे हैं आप, बहुत सारे जानवरों को देख रहे हैं, पौधे को भी देख रहे हैं। ये फोटिक जोन को हम लोग कहते हैं पेलाजिक रिल्म, बायोजियोग्राफिकल रिल्म, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा। यहां हम इसको कहते हैं पेलाजिक रिल्म। और पेलाजिक रिल्म कहां पाया जाता है, फोटिक जोन में। इसमें टर्टल है, मैन ऑफ वॉर फाइशेलिया है, ब्लू शार्क है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। आपके काम के लिए है कि पेलाजिक जोन में कौन रहते हैं, जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, सीवीड है, लैमिनेरिया वगैरह, 2-2 मीटर तक से लेकर 100 मीटर तक लंबे, ब्रेन कोरल। अब कंटिनेंटल सेल्फ से नीचे जब आते, देखिए यहां स्पॉन्ज है, वेल है, ऑक्टोपस है, सीपैन है, हैच फिश है, और कहां पर है ये पिल्लाइट, माने धुंधला प्रकाश में। वास्तव में ये 200 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के बीच की जगह है। उससे नीचे की देखिए और सारे ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है, एफोटिक जोन। ये क्या है, फोटिक जोन। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा और वाटर बॉडी को देखा कि वाटर बॉडी किस प्रकार प्ले कर रहा है रोल। तो बेंथोज या बेंथिक रिल्म, इस रिल्म का नाम क्या है, बेंथिक। और यहां पाए जाने वाले क्या होंगे, बेंथोज। और यहां पाए जाने वाले क्या होंगे, पेलाजिक। और यहां पाए जाने वाले क्या होंगे, एक्टिव स्विमर या प्लैंकटन। सिंपल बताया, डिटेल तो आप देख ही रहे हैं। तो बेंथोज हमेशा आप जाने कि बटम ड्वेलर, जो बटम में पाए जाए उन्हें आप क्या कहते हैं, बेंथोज। यही बात हमें यहां प्रमुखता से आपको समझानी थी। आते थर्ड इंपॉर्टेंट, लाइट। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, आप सब लोग जानते हैं, पूरी बायोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। लाइट डिपेंडेंट है। Since plant produce food through the photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organism, particularly autotroph. Many species of a small plant, herb and shrub growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall कैनोपी का निर्माण होता है, और वे सुबह और शाम के ब्लू लाइट जो ओब्लिक लाइट पड़ती है उसी के द्वारा वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं।
by tall canopy tree. Many plants are also depend upon sunlight to meet their photoperiodic requirements. आपने पढ़ा है और हमारी अभी प्लांट फिजियोलॉजी का भी वीडियो हमने दिया है, उसमें फोटोपीरियोडिज्म बताया है. आप देख सकते हैं कि फोटो पीरियड्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करती है फ्लावरिंग को. फॉर मेनी एनिमल टू, यह बात केवल प्लांट में नहीं एनिमल में भी लागू होता है, इसीलिए एनिमल भी सीजनल ब्रीडर होते हैं. लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द ड्यूरिनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट. ड्यूरिनल और सीजनल वेरिएशन लाइट का कैसे होता है आपने पीछे में देखा है. इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, फोटो पीरियड एज कॉज ऑफ द टाइमिंग देयर फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी. आप जानते भी हैं इस बात को कि आपके यहां बाहर से साइबेरियन क्रेन आते हैं, पक्षियां आते हैं, आपके पक्षी दूसरे जगह जाते हैं, कौवे का ब्रीडिंग सीजन क्या है, ये सारी चीजें लाइट डिपेंडेंट है, फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है. माइग्रेटरी एक्टिविटी हो, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, फॉरेजिंग समझ रहे हैं ना, चरना, घास चरना. The availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source for both. यहां बात तो समझ में आ रही है. आगे देखिए क्या कहते हैं. बट डीप ओशन 500 मीटर से नीचे अभी देख के आए हैं. द एनवायरमेंट इज perpetually dark and its inhabitants are not aware of existence of celestial source of energy called sun. वो सन के बारे में कुछ समझते ही नहीं है. वहां पर एनर्जी कहां से आएगी? जियोथर्मल. What their source of energy? Geothermal energy. The spectral quality of solar radiation is also important for life. Photosynthesis में आपने देखा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट किस प्रकार प्रभावित करता है. The UV component, ultraviolet component of the spectrum is the harmful to many organisms, while not all the color component of visible spectrum are available for marine plant. कहता है कि ठीक है, अल्ट्रावायलेट तो आपके लिए परेशान करता है, लाइट की जो वेवलेंथ है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है, मेराइन प्लांट्स है, जो डीप सी में रहते हैं, उनके पास तक तो अल्ट्रावायलेट लाइट पहुंच जाएगा. क्या उनको भी परेशान करता है? नहीं, उनके लिए फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं कैसे. At different depth of the ocean, among the red, green and brown algae that inhabit in sea, which is likely to be found in the deepest water and why? इसका जवाब मैं कह रहा हूं. Algae from different location will often have different absorption and action spectrum. बात समझ में आई? आप सब लोग फोटोसिंथेसिस जानते हैं, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम भी जानते हैं. तो इस एडॉप्टेशन का कि वो वाटर के डीप वाटर में रह करके किस प्रकार फोटोसिंथेसिस करेंगे और कौन से लाइट के को एब्जॉर्ब करेंगे, इसके लिए एक हमारी अपनी मतलब टॉपिक है, हमारी क्या आपकी टॉपिक है, क्रोमेटिक एडॉप्टेशन. डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइट्स. तो क्रोमेटिक एडॉप्टेशन, तो डिफरेंस इन पिगमेंट कंपोजिशन ड्यू टू द डिफरेंस इन लाइट क्वालिटी. याद आया रेड एल्गी, आर फाइकोसियानिन और आर फाइकोइरिथ्रिन, नॉट क्लोरोफिल ए एंड बी. वो क्या करेंगे? अल्ट्रावायलेट को यूज करेंगे. द मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन कंपेयरिंग एल्गल ग्रोन एट द डिफरेंट डेप्थ allow for optimal PS photosynthesis with the different amount and wavelength of light seen in different depth. तो ये याद आ गया कि रेड एल्गी डीपेस्ट वाटर में रेड एल्गी होगा. और क्यों होगा? ड्यू टू क्रोमेटिक एडाप्टेशन. गुंडुकोव साहब ने भी एक फेनोमेना दिया था. आप क्रोमेटिक एडाप्टेशन को गुंडुकोव फेनोमेना मत समझिएगा. गुंडुकोव फेनोमेना
अप्लाई इन द केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक एसिलेटोरिया। यहां मैं रेड एल्गी की बात कर रहा हूं, और रेड एल्गी के साथ कौन सा इफेक्ट लागू होता है? क्रोमेटिक एडाप्टेशन। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम बात आपकी स्वैल से करते हैं कि स्वैल, द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द स्वैल इन द डिफरेंट प्लेस वेरी। इट इज डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, द वीदरिंग प्रोसेस, whether soil is transported or sedimentary, and how soil development occur। आप पीछे क्लास में जानते होंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सेडिमेंट्री सॉइल क्या है, ये सारी बातें, मिट्टी का इरोजन कैसे होता है, ये तो फिर आगे हम लोगों को जानने के लिए समय है। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज। अब ये सब बातें क्या है कि सॉइल कंपोजिशन क्या है, ग्रेन साइज क्या है, जरा इस पर बात करते हैं। सॉइल प्रोफाइल, देखिए ये सॉइल की प्रोफाइल है। देखिए इसमें क्या है, तो सॉइल लेयर की बात कर ले पे, तो सबसे ऊपर कहां है जहां पौधे उग रहे हैं? ओ यानी ऑर्गेनिक लेयर, उसके नीचे ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, और लास्ट में आर, कभी कभी ई भी। ओ यानी ऑर्गेनिक मैटर, ए यानी ऑर्गेनिक मिक्स विद द मिनरल मैटर, बी यानी मिक्सचर सैंड स्लिट एंड क्ले, सी मतलब पेरेंट रॉक, आर मींस बेड रॉक। ये सबस्ट्रेटम, तो ये सबस्ट्रेटम के ऊपर ही सॉइल है। तो सबस्ट्रेटम तो हर जगह है, पेरेंट रॉक तो हर जगह है, तो जहां सॉइल नहीं है वहां पेरेंट रॉक है। यही बात मैं शुरू में कह रहा था। अब आए ओ ओरिजिन 2 इंच, ए 10 इंच, बी 30 इंच, सी सब काला। Most soil have 3 major origin: the surface origin A, the subsoil B, and the substratum C। इसलिए मैं बार बार शब्द यूज करता हूं सबस्ट्रेटम, कि सॉइल सबस्ट्रेटम का ही पार्ट है। Some soil have organic origin O on the surface, but this origin can also be buried। The master origin E is used for origin that have significant loss of mineral elevation। ये E origin हुआ। और hard bedrock which is not soil use letter R, उसको हम लोग किससे करते हैं? R से। तो सबसे नीचे वाली क्या है? R, और इसके ऊपर क्या है? A B C। तो इस A B C में भी B जो पेरेंट रॉक है ये कम डिस्टर्ब होता है, B और A डिस्टर्ब होता है, इसको मास्टर ओरिजिन कहते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है और कैसी बनावट है, ये बात हमने थोड़ी सी आपको बताया ताकि कि आप सॉइल कंपोजिशन को समझें। अब सॉइल कितने तरह के होते हैं इस पर बात करते हैं। सॉइल एंड देयर टाइप: क्ले, सैंड, लोम। अब क्ले क्या है? होल्ड मोर वाटर, इसको कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, स्लो टू एब्जॉर्ब वाटर एंड स्लो टू रिलीज वाटर। इसमें वाटर रखने की कैपेसिटी ज्यादा है, यह धीरे धीरे वाटर इसमें आएगा, एब्जॉर्ब धीरे धीरे करेगा, लेकिन छोड़ेगा भी धीरे धीरे नीचे की ओर। ये सैंड, और आगे क्या कहते हैं? डू नॉट अप्लाई द वाटर फास्टर देन द सॉइल कैन सॉक इन इट और वाटर इन साइकिल। तो इस प्रकार क्ले सॉइल में क्या होगा? ज्यादा फर्टिलिटी होगी, क्योंकि वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और बहुत दिन तक वाटर ये देगा। लेकिन सैंडी सॉइल एक्सट्रीमली पोरस, अलाउ क्विक वाटर फ्लो, तुरंत वाटर फ्लो कर जाएगा। वाटर इन हाफ इंच इंक्रीमेंट टू द सैचुरेट सॉइल 6 to 8 इंच डीप। लोम वेरी पोरस, सबसे कम पोरस, मॉडरेट पोरस, सबसे ज्यादा पोरस। वेरी पोरस, रिटेंशन मॉइस्चर इज द ऑप्टिमल सॉइल टाइप, वाटर नॉर्मल। तो इससे फायदा क्या होगा कि ओवर फ्लडेड होने पर, ज्यादा वाटर आने पर भी तुरंत निकल जाएगा और केवल मॉइस्चर रहेगा। तो लोम सॉइल सबसे बेहतर सॉइल माना जाता है
एग्रीकल्चर के लिए। वैसे एग्रीकल्चर तीनों में होते हैं, क्ले में भी होते हैं, सैंड में भी, फिर वही है, अलग अलग और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग तरह के होंगे। तो आपने सॉइल का टाइप देखा, सॉइल प्रोफाइल देखा। आइए आगे बढ़ते हैं, सॉइल में और क्या बात छूट गई थी। हम लोग बात कर रहे थे कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच इज द सॉइल कंपोजिशन, तो आपने जाना, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन भी जाना, डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब आप हमसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन अ परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो आपने समझा, यहां दो बातें हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड फील्ड कैपेसिटी। आप एक बात यहां याद रख लें कि प्लांट्स को जो वाटर चाहिए उसे हम लोग कैपिलरी वाटर कहते हैं। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं कि परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। देखिए यहां कि प्रिसिपिटेशन यानी रेनफॉल, स्नोफॉल। अब इस प्रिसिपिटेशन होने से क्या हो रहा है, सरफेस से रन ऑफ हो रहा है वाटर, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, ड्रेनेज से निकल रहा है। साथ में क्या हो रहा है कि वाटर अंदर भी इनफिल्ट्रेट करके नीचे जा रहा है, और लैटरल सीपेज भी हो रहे हैं। लेकिन यहां आने के बाद इस बेड तक, ये जो आपको देख रहे हैं ब्लू लाइन से ऊपर, इस बेड तक वाटर रहेगा, तो इसका नाम होगा कैपिलरी वाटर, और ये प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। तो यह बेड ओ ओरिजिन जो है, यह कितना वाटर होल्ड करता है, यह डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पर। क्योंकि इससे जब नीचे वाटर जाने लगा, ये देख रहे हैं कि इससे अब ये वाटर नीचे जाने लगा, तो जब ये वाटर नीचे जाना, तो इसके लिए नाम क्या दिया हमने, डिप परकोलेशन। ये वाटर दोबारा प्लांट को नहीं मिलेगा। तो परकोलेशन का मतलब कि सॉइल का कैपिलरी राइज से नीचे चला जाना। क्लियर? तो परकोलेशन आपने समझा, या आइए यहां समझाते और कि ये देखिए, यह पौधों के जड़ें जहां तक गई हैं, जहां से पौधे वाटर ले सकते हैं, रूट जोन, अगर इससे वाटर नीचे चला गया, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन। अब तो आप समझ गए होंगे, छोड़िए उतनी बात हो। और ऊपर ही ऊपर वाटर बह के चला गया, तो उसको कहते हैं सरफेस रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ। अब आते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। प्लांट इज विल्टेड बिकॉज टू द मच वाटर इज वास्टेड। तो किसके बारे में, क्ले सॉइल। अगर ये क्ले सॉइल है तो क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्ड कर लेगा, सेचुरेशन में आ जाएगा, और इससे क्या होगा, पौधे विल्ट करने लगे, क्योंकि वाटर ले लेता है, वो धीरे से एब्जॉर्ब करता है और धीरे से छोड़ता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो नॉट सुटेबल। सब तरह के पौधे के लिए ये सुटेबल नहीं है। हेल्दी प्लांट बट वाटर इज वास्टेड। अब इसमें क्या है कि यहां पर सेचुरेशन नहीं है, लेकिन अब क्या है कि वाटर आया लेकिन तुरंत वाटर निकल गया, तो प्लांट यहां हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऑलवेज रिक्वायर करेंगे वाटर। ये नहीं होगा कि ये वाटर इनके पास है, इनमें इरिगेशन, डिप इरिगेशन की आवश्यकता होगी। ये क्या है, हेल्दी प्लांट एंड नो वाटर इज वेस्टेड। ये लोम सॉइल है कि यहां प्लांट्स क्या है, हेल्दी है, क्योंकि वाटर वेस्टेज मॉइस्चर के रूप में वाटर है, और प्लांट इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो चीजें देख रहे हैं, ये क्या है, फील्ड कैपेसिटी। क्या है, तो इसकी फील्ड कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, इससे कम है, इससे कम है, इसकी सबसे कम है। लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप कहेंगे तो इसकी ज्यादा है, क्योंकि मॉइस्चर रखे हुए हैं, तो ये गुड सॉइल है, प्लांट अवेलेबल वाटर। और ये क्या है, डेजर्ट है, कंकड़ीली है, यहां पर परमानेंट विल्टिंग, ये इस तरह में क्या होगा, पानी गिरेगा तुरंत निकल जाएगा। क्या कहता है इसके लिए कि नॉट एनफ वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ, मेंटेन वाटर इन द रेंज टू द ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ, ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेनिंग। तो आपने ये समझा कि किस प्रकार सॉइल जो है
इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार प्ले कर रहा है रोल, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है और परकोलेशन क्या है, इन बातों को आपने समझा होगा। अब यही बात कर रहे थे, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दिस कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विथ पैरामीटर such as the pH, mineral composition and topography determine the large extent the vegetation in any area। ये आप लोग जान भी चुके हैं। अब टोपोग्राफी क्या है इस पर बात करते हैं। दिस इज द टर्म डिक्टेट, दिस इज टर्म डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड। मैं कहता हूं जहां जिस तरह का वेजिटेशन रहेगा वहीं उस तरह के एनिमल होंगे, जहां वेजिटेशन ज्यादा रहेगा वहां हार्बिवोरस ज्यादा होंगे। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव हियर। तो क्या है कि ओशन के अंदर, एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर ये सेडिमेंट, हमने शुरू में ही आपको बात बोला था कि केवल सॉइल का मतलब सॉइल मत समझिए, सॉइल के साथ साथ आप सबस्ट्रेटम भी समझिए। तो जिस तरह का एक्वेटिक हैबिटाट में सबस्ट्रेटम और सेडिमेंट होगा उसी तरह के वहां बेंथोज होंगे, और सॉइल जिस प्रकार का होगा उसी तरह के वेजिटेशन होंगे, और जैसा वेजिटेशन होगा उसी तरह का वहां पर एनिमल होंगे। तो आइए थोड़ी सी बात मैं टोपोग्राफी से करता हूं। टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, पुअरली ड्रेन्ड सॉइल प्रोफाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रोफाइल। देखिए यहां देखिए क्या है, सी ओरिजिन है और बी ओरिजिन कम है, आर ओरिजिन क्या है, एक्सपोज्ड है। तो यहां पर वेजिटेशन लेस है, कोई वेजिटेशन नहीं है, और यहां देखिए वेजिटेशन है क्योंकि थोड़ा सा ओ ओरिजिन है, बी है, बी के ऊपर ए, एक ऊपर ओ होगा, और सी ओरिजिन मैक्सिमम है। यहां देखिए यहां क्या है, ए ओरिजिन थिक हो गया, तो ए ओरिजिन थिक हो गया तो ए के ऊपर ओ आएगा, इसलिए क्या है यहां वेजिटेशन है, और ये क्या हो गया, स्लो। यहां देखिए ये ए ओरिजिन थिक है, थिक होते हुए चला जा रहा है, इसलिए देखिए यहां वेजिटेशन है। और यहां पर क्या है, ई ओरिजिन है, ए है, तो ए ही आपके काम के लिए है, ए के ऊपर ओ है, ओ नहीं दिख रहा है, ए है माने ऊपर ओ है, ये वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रोफाइल है। और यहां थिक रीजन ई है, ई के नीचे क्या है, क्ले रिच बॉटम ओरिजिन है, और ये सी ओरिजिन है, और ये सब मिलकर के क्या बना रहा है, आर ओरिजिन, बेड रॉक, कंसोलिडेटेड रॉक। तो आपने टोपोग्राफी किस तरह से वेजिटेशन को अफेक्ट कर रहा है आपने देखा, यही बात है। अब देखिए कि एक्वेटिक हैबिटाट में बेंथोज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कि बेंथोज एनिमल कहता है कि द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथोज एनिमल कैन थ्राइव हियर। ये बेंथिक रिल्म है, और देखिए यहां बेंथोज, ये अलग है एनिमल, ये अलग है, और ये बेंथोज क्या है इसमें, बेंथोज रिल्म में सी फ्लोर में क्या, सी स्पाइडर, बिटिल स्टार, ग्लास स्पॉन्ज, सी कुकुम्बर, ट्राइपोड फिश, एंगल फिश। तो यहां ये बॉटम ड्वेलर, इनको हम लोग कहते हैं बॉटम ड्वेलर। ये किससे एनर्जी लेते हैं, सन से एनर्जी नहीं लेते, ये जियोथर्मल एनर्जी से अपने आप का जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से हमने नटसेल में आपको एबायोटिक फैक्टर पर प्रकाश डाला, जबकि आज मैंने खत्म नहीं किया है, एबायोटिक फैक्टर शुरू किया है, क्योंकि हम लोग जितने आगे बढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर पर ही बात करेंगे। मैंने केवल एक परिभाषित किया है कि एबायोटिक फैक्टर क्या है। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे होता है, तो ये रिस्पॉन्स देगा तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक्लेमेटाइज करेंगे, जो इनहेरिटेबल होगा तो उनका एडॉप्टेशन कहलाएगा, और जब वो एडॉप्ट करेंगे
तब परपिचुएट करेंगे, लग्जूरियस ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन बनेगा, और जब पॉपुलेशन बनेगा तो वो इंटरेक्ट करेंगे, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन से कम्युनिटी का निर्माण। तो हमारी यात्रा अभी शुरू हो रही है। आइए, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में कहा, लेकिन दो बातें हमारे दिमाग में भी चल रही होगी या आपके दिमाग में चलना शुरू करे। हैबिटाट, द हैबिट से बनता है हैबिटाट, या हैबिटाट के अनुसार होता है हैबिट। द हैबिट माने स्वभाव, और हैबिटाट माने वास स्थान। और हैबिटाट से लोग कंफ्यूज करते हैं, और आप भी करेंगे। बहुत लोग परिचित चर्चित रूप से हमसे बार बार पूछते हैं, निक, हैबिटाट और निक, ये दो शब्द हैं। इस पर अब चर्चाएं हमारी शुरू होगी। तो हैबिटाट तो आप लोगों ने आज समझा कि जैसा वास स्थान, तो वास स्थान उनका निर्मित है किस चीज से? तो एबायोटिक फैक्टर से। एबायोटिक फैक्टर में आपने क्या क्या देखा? टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सॉइल या टोपोलॉजिकल फैक्टर, टोपोग्राफिकल फैक्टर। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं हैबिटाट के संबंध में, कि हैबिटाट और निक पर हम अपनी चर्चा यहां छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बात जान ले कि निक है क्या। इकोलॉजिकल निक, द ऑर्गेनिज्म nick describe not only the environment where it lives, but how it interact with the other organism and the environment. मैं निक नहीं समझा रहा हूं, आगे आपको बढ़ा रहा हूं कि निक क्या डिस्क्राइब करता है कि नॉट ओनली इन्वायरमेंट वेयर इट लाइव, वासस्थान नहीं, हैबिटाट नहीं, but how it interact with the other organism and environment. How can interact? और यहीं से इकोलॉजी शुरू होती है। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? A study of organism and their immediate environment along with their interaction. In other words, an organism nick include not just the habitat, अंतर आया, but also the way in which the organism use it habitat to survive and reproduce. Fitness. If a habitat is an organism is address, अगर habitat किसी का एड्रेस है, then the nick is the an organism occupation, व्यवसाय, प्रोफेशन। आज मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। तो निक का मतलब होता है कि दोज एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो हमने मेजर एबायोटिक फैक्टर पर बात कहा, आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग बार बार अपनी बात हमसे कहते रहे। मैं क्यों बोला कि पीडीएफ, इसलिए कि बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ भी दीजिए, इंटरेक्टिंग लेक्चर तो हो रहा है और इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ी सी किताब आप पढ़ें। और आप ये बात जरूर जाने कि मैं एनसीईआरटी की लाइन इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट एनसीईआरटी के लाइन से आएगा, और खासकर इकोलॉजी में इसके लाइन और एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। और बाकी बात तो मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ही। यहां ये मत आप सोचे कि केवल मैं एनसीईआरटी तक रिस्ट्रिक्ट रहूंगा। क्वेश्चन किस प्रकार चलना है ये देखिए आगे आगे।